प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं रंजित त्रिपाठी जी और विषय है मणिपुर। मणिपुर में अभी भी नॉर्मलसी वापस नहीं आई है, बहुत सारे कारण हैं उसके। ये ना सिर्फ अब 2 जातियों के बीच का संघर्ष है, इसके बहुत सारे और भी बेनिफिशियरी हैं जिसकी वजह से ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है और या खिंच रहा है जिसको कहें। नॉर्मलसी आई है या नहीं आई है तो वहाँ के करंट कंडीशन पे भी पता चलेगा। पर जैसा हमें जानकारी है कि ये संघर्ष सिर्फ पिछले कुछ महीनों का नहीं है, पिछले कई वर्षों का है। और किन फोर्सेस के द्वारा ये और किन कारणों से वहाँ पर ये कन्फ्रंटेशन पैदा किया जा रहा है और मतलब एक आम जनजीवन को नहीं नॉर्मल तरीके से जीने दिया जा रहा है। क्या कारण है? क्या वहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है, ड्रग्स कार्टेल चलता है, चर्च की कितनी भूमिका है और अन्य कौन से बेनिफिशियरीज हैं, उनके बारे में बात करते हुए रंजय जी से हम पूछते हैं। रंजय सर, क्या कारण है कि नॉर्मलसी नहीं आ रही है? जी, आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अब इसके बारे में जानने के लिए आप थोड़ा-सा अगर आप कहें तो नॉर्मलसी नॉर्मलसी क्यों नहीं रिटर्न हो पा रही है, वो अगर आपको याद हो तो जनरल बिपिन रावत जी ने बोला था ढाई मोर्चे का संघर्ष। तो ये जो ढाईवाँ मोर्चा है ना, ये एक्चुअली ऐतिहासिक रूप में भारत के लगभग-लगभग हर राज्य में एक ढाईवाँ मोर्चा है, ठीक है? मणिपुर का ये जो ढाईवाँ मोर्चा है, ये ढाईवाँ मोर्चा जो है वो उसको समर्थन है बहुत सारी जगहों से। देखिए, अगर आज की डेट में हम बोलें तो जैसे पिछली वीडियो में अंत अंत होते-होते बात हुआ था कि चाइना और पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना की इंटेलिजेंस और सब लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लेकिन उसको म्यांमार की इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत से पंगा लेगा या म्यांमार के उग्रवादियों को में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत से सीधे पंगा लेगा। ठीक है, चलिए। भारत से पंगा लेने के लिए या भारत से के साथ में ये सब काम करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस में जो आपका है वो अब उस समय पे है मेजर प्लेयर इज चाइना। क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों की जो रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट में फिलहाल अभी पाकिस्तानी एंगल दिख नहीं रहा है। क्योंकि ये इतने खुद ये बदमाश देश खुद इतना हो चुका है कि इनके पास कहाँ अभी है कि वो ऑल द वे दे शुड गो टू नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राई टू सबोटेज एंड ट्राई टू हेल्प देम। बट चाइना इज डेफिनेटली देयर, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से हथियार मिलते हैं रेड में या आमने सामने की मुठभेड़ में सपने में, वो सारे के सारे जो हथियार मिलते हैं वो सारे हथियार मिलते हैं मेड इन चाइना। सब चाइनीज इक्विपमेंट्स आते हैं। अभी जल्दी ही जो है एक इसी जून में जो है चुराचंदपुर में एक रेड में इन्होंने पकड़ा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और उसके अंदर में इंसास राइफल्स हैं, उसके अंदर में AK-47 है, उसके अंदर में डबल बैरल गन भी है कुछ, और इवन रॉकेट लॉन्चर्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं दे आर ऑल मेड इन चाइना, सब चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं। सो चाइना से आ रहा है क्योंकि पास में है ना चाइना, चाइना से तो मिलता जुलता बाउंड्री वो सारा मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि ये तो वो ग्रुप होता है कि जो बंदूक लेके लड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बंदूक लेके लड़ने में के पीछे भी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अदरवाइज अगर आप बंदूक लेके पीछे खाली लड़ रहे हैं तो एक दिन आपकी गोली खत्म हो जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे। बट एक पीछे एक पूरा एक वो चाहिए। तो ये इनको इनके लिए भारत के अंदर बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, बैंगलोर कलकत्ता जैसे जगहों पे बैठे हुए एक वाइट कॉलर लोग हैं, ठीक है, जो इनको बौद्धिक और एक ताकत प्रदान करते हैं। और ये बौद्धिक ताकत ये नहीं वहां जाके नहीं प्रदान करते, ये जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनके लिए एक सिंपैथी का माहौल तैयार करना, इनको विक्टिम दिखाना, इनको तमाम मोर्चे पे इनकी बातों को जबरदस्ती आगे करना, ये सब ये लोग बैठ करके करते हैं। और ये करने वाले आप जो है ये पूरा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट ग्रुप।
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भी ये इंसर्जेंसी के जितने भी ग्रुप हैं, इंसर्जेंसी के जितने भी ये ग्रुप मतलब नॉर्थ ईस्ट में हैं, चाहे वो मणिपुर हो या मिजोरम रहा हो या नागालैंड रहा हो, इन सभी चीजों में तीन चीजें बड़ी बड़ी ही जो खुल के आई हैं, उसमें तीन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना ये, इनमें आप देखेंगे तो एक है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए। डू यू नो व्हाट इज पीएलए? पीएलए चाइना समझ रहे की हैं जो ना? चाइना की जो आर्मी है वो भी पीएलए ही यस, कहलाती है। और यस, वो चीन देश की आर्मी नहीं है, वो वो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी की आर्मी है जिसने चीन देश पे आधिपत्य है। है यस, जिसका। यस। उसी तरह से पीएलए के ही तर्ज पे भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि व्हाइट कॉलर पार्टी है, जो चुनाव लड़ती है देश में, उनके समर्थन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर है। ठीक है। उसी तरह से जो माओवादी जो है, माओवादी ग्रुप है, हाँ, वो माओवादियों के ग्रुप का एक पार्टी है जिसको बोला जाता है कांगलीपैक कांगलीपैक कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। कांगलीपैक कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में इनका एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपैक। पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया से जन्म हुई है, विच इज अगेन अ लेनिनिस्ट एंड स्टेलिनिस्ट टाइप ऑफ पार्टी। तो मार्क्स इज लाइक ए बुरखा, जैसे बोलते हैं रेनकोट। लेकिन क्या होता है कि कम्युनिज्म में आपका जब तक लेनिन, स्टालिन, माओ और पोल पोट के बाद इदी अमीन, जब तक इनके एक्शंस उसमें नहीं जुड़ते हैं तब तक कम्युनिज्म पूरा नहीं होता। इन लोगों ने ये बनाया है, और इनका ये सारा जो काम होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग उगाना, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एंड जो वहां से लकड़ियों की स्मगलिंग, वहां से बहुत सारे जो पत्ते, बहुत इंपॉर्टेंट उत्पाद होते हैं, चाय जो जो इतना आता है इधर की तरफ में, उससे ज्यादा स्मगल होता है। मोर देन 50% ऑफ द क्रॉप इज स्मगल्ड। वो मिलता नहीं है, वो व्हाइट मार्केट में नहीं है। तो ये सारा का सारा जो है, ये सारा दिल्ली में बैठे ये जो व्हाइट कॉलर लोगों हैं, इन लोगों के द्वारा संचालित होता है ये सारी चीजें, विच इज कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टियों का एक तंत्र है। उसी तंत्र ने, देखिए क्या होता है कि हमारे जो नेशनलिस्ट ग्रुप है, नेशनलिस्ट लोग जो आप फेसबुक और सोशल मीडिया बोलते हो, वो सिर्फ सामने उनको दिखता है, जो हो रहा है वो दिखता है, बट उनके पीछे की पूरी चीजें उनको पता नहीं होती है। तो और ये जो आज जो इंसर्जेंसी जो हो रही है, दिस इज वेरी स्मॉल, ये कुछ नहीं है। आज का सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो वीडियो आ रहे हैं, क्लिप आ रहे हैं, लोग मैग लेकर के, कैमरा लेकर चले जा रहे हैं, और इंटरनेट इज सो वास्ट कि आप कहीं से भी बैठ के आपको सेकंड्स में कहीं का कोई भी डेटा पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन 1993 का एक बहुत तगड़ा इतिहास है मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट का। एक 1997 का भी है, इसी तरह का। 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, नहीं, 500 से ज्यादा मारे गए हैं, जो रिपोर्टेड है ऑफिशियली सरकारी कागजों में। तो और इन सब के पीछे हमेशा से एक लड़ाई रही है इनको कैप्चर करने के लिए। जो मैं कहूंगा, एज एन एग्जांपल, मैंने अपने कानपुर वाले में कहा था कि कानपुर का सांसद सीट जीतने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने इतना लड़ा, इतनी लड़ाई करी कि कानपुर बर्बाद कर दिया। तो मणिपुर और मिजोरम की सत्ता, जिसके हाथ में सत्ता रहेगी, उसके हाथ में ये सारा मैक्सिमम कंट्रोल रहेगा। हालांकि सत्ता के समानांतर ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी और रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये सब इन्होंने अपने एक बना रखे हैं कि जो उनका अपना एक सरकार चलाता है, उनको हेड ऑफ स्टेट माना जाता है, उनको होम मिनिस्टर माना जाता है, उनको फाइनेंस मिनिस्टर माना जाता है, सब चीज माना जाता है। वो परेड भी करते हैं, वो हर चीज वो कर रहे हैं सब सरकार के समानांतर। लेकिन आप हमेशा इमेजिन कीजिए कि जो
जो एक सरकार की जो ऑफिशियल सरकार रहेगी, जो भारत के राज्य को रिप्रेजेंट करेगी, वो हमेशा इन इंसर्जेंट से पावरफुल रहेगी, क्योंकि उनको दिल्ली से, इंडियन आर्मी से ले सबको। लेकिन क्या होता है कि यू कैनॉट जस्ट गो एंड हिट एंड किल सम पीपल, मुख्य धारा में लाना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड ऑफ किलिंग द पीपल। तो इसलिए ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और इस सिचुएशन का ही ये फायदा उठा रहे हैं। तो जितनी बात आपने बताई उसमें 3-4 मुख्य बातें हैं कि जो इंसर्जेंट्स हैं उनकी अपनी पैरेलल बहुत पावरफुल सिस्टम है, ऑफ कोर्स फंडेड बाय अब्रॉड, म्यांमार या चाइना, और वो एक ट्रेड रूट भी हो गया है भाई। जो चीज प्रॉफिटेबल होने लगती है फिर उसमें बहुत लोग के इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं, और जैसा आपने बताया दिल्ली में बैठे हुए लोग भी शायद उस ट्रेड, जो ओपीएम, जो आपका ड्रग ट्रेड हाँ, चल रहा है, उसके बेनिफिशियरी, उससे पैसा आता हो, जिस वजह से वो उनके हाँ। समर्थन में, पक्ष में माहौल बनाते हैं। जैसे मुझे याद है कि हम्म, तहलका मैगजीन आती थी, तो उसमें हम्म, जो अभी कल ही परसों तरुण तेजपाल पे बहुत भीषण जो है वो लगा है कि उन्होंने किसी की मानहानि की, एक आर्मी ऑफिसर की, और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है कोर्ट ने उन पर ठोका है। और तरुण तेजपाल हम्म, खुद भी वैसे रेप और मोलेस्टेशन के केस में कई साल जेल में रहे, पर वो दिल्ली लिबरल मीडिया के बड़े चहेते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी की सरकार गिराने में काफी बड़ी भूमिका अदा की थी, जो तहलका स्टिंग ऑपरेशन किया था बंगारू लक्ष्मण जी का। खैर, हम्म, कहा यह भी जाता है कि पूर्णतः कपिल सिब्बल के द्वारा फंडेड थे, और ग्रेटर कैलाश में उनका ऑफिस था, और काफी सारी स्टोरीज की थी। तो तहलका एक, मुझे याद है क्योंकि मैं पढ़ता था उस समय तहलका मैगजीन, तो जो मणिपुर में आफ्सपा लगा हुआ था, हम्म। एएफएसपीए, जो आर्मी को एक अलग से पावर मिली थी कि वहां के इंसर्जेंट्स को केटर करने के लिए। भी जाहिर सी बात है कि आप नॉर्मल पुलिसिंग के बल पे इतनी बड़ी ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते, जैसा आपने बताया कि केंद्र की पावर ज्यादा होती है। जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जो वहां पे जो पुलिस है, ठीक है, चाहे वो नहीं मणिपुर नहीं, में। मैं मैं बस एक लाइन कह लेने दीजिए, उसके बाद मैं हाँ, हाँ। ज्यादा वो नहीं, मैं दिल्ली के बुद्धिजीवियों की बात कर रहा था, मैं वहां की सिचुएशन के बारे में नहीं कह रहा था। तो तरुण तेजपाल की तहलका मैगजीन और इन बुद्धिजीवियों ने, जो कम्युनिस्ट समर्थक लिबरल मीडिया थी, है अभी भी, तो उन लोगों ने एक बड़ा माहौल बनाया कि आर्मी से ये एएफएसपी ये छीन लिया जाए, ये पावर उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में और आम जनता में ये बता रहे थे कि आर्मी वहां अत्याचार कर रही है। असल कारण नहीं बता रहे थे कि आखिर आर्मी को जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने हैं वो क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो चर्च कंट्रोल्ड है, पूरा ड्रग ट्रेड चल रहा है। भाई जाहिर सी बात है, अपने इलाके में भारत सरकार ये थोड़ी चाहेगी कि हम ड्रग ट्रेड चलाएं, और या फिर इस तरीके की इंसर्जेंसी को होने दें, या क्रिश्चियन कुकी द्वारा जो है मैतेई को मारने दिए आराम से, और हिंदू विहीन करते रहे। भाई जाहिर सी बात है, आज 90% जमीन पर 40-50% कुकी का वो है, आधिपत्य है, और मैतेई को आपने सिर्फ 10% जमीन पर ढकेल रखा है। तो ये ऐसा कोई नॉर्मल आराम तरीके से थोड़ी हुआ होगा, ये तो पूरा हिंसक प्रक्रिया रही होगी। तो लिबरल मीडिया ने किस असल घटनाओं को छिपाते हुए, जैसे 4 मई के वीडियो को उन्होंने संसद सत्र के एक दिन पहले जारी करके, मतलब आप कितना गिर सकते हैं, कितना गिर सकते हैं कि आपके पास ये वीडियो रखा हुआ है और आप उसको एज ए स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। आपको उस महिला के साथ, जिसके साथ एक घृणित काम हुआ, उससे भी कोई सहानुभूति नहीं है। उस घृणित कार्य को भी आप अपने और विशुद्ध फायदे के लिए, जिससे आप सरकार पर बदनामी या कुछ छींटे आप गिरा सकें, उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने घृणित इंसान हो, कितने मतलब ये मीडिया क्या ही कहें, ये जो मेन स्ट्रीम। और जाहिर सी बात है, अब जनता पूछ रही है कि भाई बंगाल में हो रहा है, रेप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, आपका एक शब्द नहीं होता, राजस्थान में हो रहा है, कहाँ 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 कितने घटिया अपराध नहीं हो रहे हैं, लड़कियों को टुकड़े टुकड़े काट के फेंक। मैं खैर मैं इस पे कह रहा हूँ कि ये नहीं, नहीं, जो सुनिए, मीडिया, मैं ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जो भारत के विरोधी हैं, इनका भी जो एक पूरा पूरा नैरेटिव बनाने का काम है, और जिससे ये घृणित अपराध को छिपाते हैं, और आर्मी पे प्रेशर बनाते हैं कि आप इन लोग के खिलाफ कार्रवाई ना करें, उनकी ढाल बन जाते हैं। जो असल जो लोग जिनके हाथों में तलवारें हैं, जिससे वो मैतेई को काट रहे हैं,
उसकी ढाल बनकर ये सामने आती है मीडिया। खैर ये तो एक अलग बात है। आप कुछ वहाँ पुलिसिंग की बात कर रहे थे, कृपया कंटिन्यू नहीं करें। नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तरीका वहां पे एकदम अलग है काम करने का। वहां के जितने भी ये जो इंसर्जेंट्स हैं, देर इज नो रिपोर्ट कि ये लोग लोकल पुलिस पे हमला करते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी एकदम टोटल डिफरेंट है। वहां के लोकल पुलिस पे ये लोग कोई भी कुछ नहीं करते, क्योंकि वहां के लोकल पुलिस में ऐसा है कि हर समुदाय के लोग हैं। पुलिस में कोई वो नहीं है, पुलिस में हर समुदाय के लोग हैं। तो पुलिस के ऊपर में वहां पे उन लोकल वो लोग खाली आर्मी पे करते हैं। आर्मी पे उन लोगों को वो लोग हमला करते हैं, आर्मी से उनकी फाइट है। लोकल पुलिस से उनकी कोई फाइट नहीं है। ऐसा कोई आज तक इतिहास में देखने को नहीं मिला। इक्का दुक्का कोई, वो तो यहाँ पे भी कहीं पे चौराहे पे लोग पुलिस वाले से लड़ लेते हैं। ये भी ठीक है। ये भी एक कारण रहा होगा कि वो अपने आप को भारत से अलग मानने की प्रक्रिया जो उन लोग के मन में भरी जा रही थी, उसमें भी ये था कि पुलिस वाले तो अपने आर्मी वाली जो कि भारत से आ रहे हैं, भारत सरकार के हैं, तो वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। और धीरे धीरे ऑफ कोर्स जब जनता के मन में आ जाएगा कि भाई केंद्र सरकार, जैसे अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोग ये कहते हैं, दिल्ली ने हमें कभी मतलब दिल्ली ने हमें हमेशा अपने से दूर रखा। आज की डेट में मोदी जी ने बहुत ज्यादा काम किया नॉर्थ ईस्ट पे, मतलब बहुत ज्यादा मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजों, इंसर्जेंसी कम की, इवन फेज्ड तरीके से एएफएसपीए भी हटाया। पर और आज मुझे लगता है करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा इन कंट्रोल है, पर नैरेटिव एक अलग चल रहा है। खैर आप अपनी बात कहें, मैं आपसे बस ये सवाल पूछना चाह रहा था कि वही जो नॉर्मेल्सी का अब क्या तरीका है, कि ये नॉर्मेल्सी कैसे आएगी और ये सिचुएशन रिवर्स कैसे हो सकती है कि वहां सदैव नॉर्मेल्सी बनी रहे। देखिए क्या होता है कि नॉर्मेल्सी के लिए एक ऐसा लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। इसमें मैं ऐसा नहीं बता सकता कि ये वाला फार्मूला है इस नॉर्मेल्सी को लाने के लिए। सबसे पहले तो चीज देखिए, आपको बताएं कि ये जो मतलब आपको बताएं तो पिछला जो मणिपुर का जो इशू चालू हुआ था, मणिपुर में या उस नॉर्थ ईस्ट में हर साल 2 साल पे कुछ न कुछ होता रहता था। बम फटता था, आर्मी के व्हीकल पे होता था, हर चीज होता था। बट आफ्टर 2016 के बाद में 2023 में ये चालू हुआ है। समझ रहे हैं ना, मतलब 7 साल के बाद ये सब कांड चालू हुआ। 7 साल बाद ये क्यों चालू हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। 7 साल बाद इसलिए चालू हुआ है क्योंकि धीरे 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 आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के पूरे नॉर्थ ईस्ट में अब देर इज नो मोर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस इन वोटिंग पैटर्न में बात कर रहा हूं। नहीं तो आप देखिए तो त्रिपुरा में कई बरसों बरस जो है वो कम्युनिस्ट शासन था। मिजोरम का वही हाल था। नागालैंड, मणिपुर, ये सब में कांग्रेस और ये इनकी मिली भगत चलती रहती थी, है ना। देयर वर नो एंड कोई भी एंटी। तो क्या होता था, इनकी मिली भगत में एक होता था ना, दिखावे की लड़ाई कुछ और, कहने की लड़ाई, सामने की लड़ाई कुछ और, बट पैसा बंटता था आपस में। अब आप देखिए इस मतलब जब मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि अगर आपको याद हो तो एक भारत में हुआ था पुरुलिया में हथियार गिराने का कांड। और पुरुलिया में हथियार गिराने के 2 एंगल आए थे। एक एंगल आया था कि ये पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट वर्सेस आनंद मार्गी लड़ने के लिए, आनंद मार्गियों के लिए पप्पू यादव, जो बिहार वाले पप्पू यादव जो है, मोटे वाले जो नेता हैं, वो पप्पू यादव ने मंगवाए थे। पप्पू यादव की आनंद मार्गी समर्थन में आया था ये। बट मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव उस समय या उनके लोग इतने औकातफुल रहे होंगे कि रडार्स को क्रॉस कराते हुए, सब कुछ कराते हुए यहाँ पे आए। ठीक है ना। अब मुझे वो थ्योरी में बिल्कुल समझ में नहीं आती। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आई थी वो यही थी कि ये म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट के जो लड़ाई वाले जो फैक्शन ग्रुप हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हथियार गिराए गए थे। और डेफिनेटली पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनसाइडर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व। अदरवाइज रडार को धोखा देना, ये सब किसी एक की बात नहीं है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये सारी की सारी चीजें जब फैसिलिटेट होती रही, लेकिन अब क्या है कि ना दिल्ली में आप फैसिलिटेट कर पा रहे हो इकोनॉमिकली, ना आप नॉर्थ ईस्ट से कर पा रहे हो, तो किसी न किसी तरीके से, कहीं ना कहीं तरीके से आपको इसमें घुसना है। तो इसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है मामला चलाया गया। क्योंकि
मणिपुर हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था और मणिपुर में जब ये सब चीजें चल रही थी, तो कुकी को भी मालूम था, मैती को भी मालूम था, सबको भी मालूम था कि हाई कोर्ट का एक दिन फैसला आना है। और जब फैसला आना चालू हो गया तो केसेस इतने स्ट्रांग थे कि सबको मालूम था कि ये फैसला मैतियों के पक्ष में ही आएगा। जैसे सबको मालूम है, मतलब लास्ट में ये था कि यहाँ आनंद जब भाई हम लोग तो अंदर केस पढ़ते रहते, तो हमको मालूम था कि अब राम मंदिर का फैसले में अपोजिट पक्ष के पास कुछ रह नहीं गया है, उनके तथ्य भी गलत है। उन्होंने जिनको प्रोड्यूस किया वो खुद ही बोगस इतिहासकार है, उन्होंने खुद जाके बयान दे दिया कि हमने इमेजिनेशन पे सब दिया है। उसी तरह से इस मैती कुकी में भी हो गया था कि बस मैतियों का ये 10% मैथियों को अब एसटी मिलेगा दर्जा, और ये एक बहाना बन गया था। लेकिन पिछले 2-3 साल में मतलब 2000 से 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मणिपुर सरकार ने ड्रग्स जब्त किए थे, जो कि एक जिससे ह्यूज अमाउंट और एक बहुत बड़ा नेक्सस के लोगों को उन्होंने पकड़ा था, अरेस्ट किया था। ये एनआरसी ला रहे थे, एनआरसी फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम बर्मा, बट उस हिल एरिया में रह करके सारे एंजॉय कर रहे थे, उनको बाहर भगाने का। इससे पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, स्मगलिंग का पूरा एक जो कॉकस होता है वो टूटता है, उससे दिल्ली में बैठे इनके जो लोग हैं जिनसे इनको फंड मिलता है वो हैरान परेशान होते हैं। तो ये चीज हो, ये जो मामला है, इस पे ये सारा लड़ाई है इकट्ठे, और इसके लिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत 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 नजदीक से काम करना है, जिससे इस कॉकस को तोड़ना है, इस नेक्सस को तोड़ना है एक्चुअली। जी, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये बुझता दिया है। मैतेई जो है ना, दे आर हिंदूज, दे आर बट मैतेई मुस्लिम भी होते हैं, मैतेई मुस्लिम भी है। कुकीज जो है वो ऐसा नहीं कि आसमान से टपक पड़े, दे आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और अगर देखा जाए तो दे आर अबाउट 48-49% ऑफ द टोटल स्टेट्स पॉपुलेशन। भाई ये तो कम्युनिज्म में है, कम्युनिज्म में होता है ना कि आप 21% ऑफ द पॉपुलेशन लाइक पोल पोट निपटा दो। कम्युनिस्ट का ही शासन है ना वो नॉर्थ कोरिया में, वो दे आर कम्युनिस्ट ना, कि मार दो, चीन में है, चीन में है सर, चीन की कौन सी कहानी बाहर आती है? हम ऐसा नहीं कर सकते, वी आर नॉट कम्युनिस्ट नेशन, वी आर नहीं, मेन बात ये भी है कि वी आर प्रॉपर डेमोक्रेटिक एंड धार्मिक नेशन, सनातनी हमारा कल्चर है, हम लोगों को नहीं मार सकते। तो मेन चीज होगा कि इंटेलिजेंस एजेंसी उसको इंटेलिजेंटली काम करे, इस नेक्सस को तोड़े, इस नेक्सस को तोड़ने के बाद में उन लोगों को धीरे धीरे मुख्य धारा में लाना है और उनको एक इंडियन नेशनल बनना, एंड दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, वो आज नहीं हो पाएगा, आजकल 2-4 दिन का मामला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नेक्सस टूट रहा है, ड्रग कार्टेल है, चर्च का कंट्रोल खत्म हो रहा है, सरकार जनता से डायरेक्ट जो बीच के बिचौलिए हैं वो हटाए जा रहे हैं और जनता तक सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो इससे जिन लोगों को, जो लोग जनता को विक्टिम बनाकर कि भाई इन तक कुछ नहीं पहुंच रहा, बीच में खुद सारा माल खाते थे और वोटिंग को प्रभावित करते थे, आज उनके मन की सरकार नहीं है। तो ये सब मतलब जैसे लगता है खौलता तेल पड़ गया है तो बिलबिला रहे हैं, और ये शायद ये वो बुझता दिया है जो फड़फड़ा रहा है बुझने से पहले। क्योंकि आपने जैसे बताया कि केंद्र सरकार आगे अगर चुनाव हुआ तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आगे ये कितना भी हो जाए, आगे के चुनावी पैटर्न में उन लोगों को जीतना भी नहीं है। गुड। हाँ, अभी तो फिर ये भी है ना कि 24 से पहले जितना डिस्टर्बेंस ये करना चाहें कर लें, और ऑफ कोर्स मणिपुर वाज अ फ्रंट जिसका किसी को उतना अंदाजा नहीं था, पर अब मीडिया में आ गया है तो पूर्ण रूप से। और जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि एएफएसपी हटाने के लिए तरुण तेजपाल वगैरह ने बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया था, काफी ज्यादा नैरेटिव बिल्ड किया था। उस समय भी एक घटना हुई थी कि बहुत सारी अधेड़ उम्र की महिलाओं ने नग्न होकर, मुझे वो इमेज याद है, नग्न होकर आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के हेडक्वार्टर्स के सामने प्रदर्शन किया था। और उस समय भी ये था, एक मणिपुर की इरोम शर्मिला भी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा सालों तक जो है भूखे रह के हड़ताल किया था, 12-15 साल तक। और जाहिर सी बात है फिर जब चुनाव लड़ी तो वो जीत नहीं पाई थी, तो उनको आयरन शर्मिला कहा जाता था, उस तरीके से था। तो कहने का मतलब है कि एक बड़ा लंबा चौड़ा नैरेटिव बनाया गया कि आर्मी अत्याचार कर रही है वहां के लोगों पर, जबकि बात ये उल्टी थी कि
चर्च के द्वारा जो कंट्रोल्ड लोग हैं, वो लोग अपने ड्रग नेक्सस को बनाए रखने के लिए उल्टा वहां की एक्चुअल जनजातियों पर, एक्चुअल जो वहां के मूल निवासी हैं, हिंदू निवासी हैं, जो 2000 जिनका लिखित इतिहास है 3000 साल का, सर मैतेई हिंदुओं का 2-3 हजार साल का लिखित इतिहास है। तो उनको जाहिर सी बात है, चर्च जहां जाता है, अगर क्रिश्चियंस ने भाई पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में वहां के इंडिजिनस पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, इन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां भाई, जब ये मिडिल ईस्ट से यूरोप गए हैं तो इन्होंने 500 साल तक उसको डार्क एजेस में रखा है, विचेस बोल बोल के लाखों महिलाओं को जलाया है। तो ये एक क्रिश्चियन माइंडसेट, क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ है। ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनल्स को खत्म कर दिया, उनको इंसान माना ही नहीं कभी, जू में रखते थे जानवरों के साथ। अफ्रीका के लोगों को स्लेव की तरीके से इस्तेमाल किया हो, पूरा एक इतिहास है, आज भी नहीं उबर पा रहे हैं। रेड इंडियंस को तो खत्म ही कर दिया। साउथ अमेरिका में पूरे, मतलब साउथ अमेरिका की कोई अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज नहीं बची है, सब जगह से स्पेनिश बोलते हैं। गोवा में बहुत बुरा अत्याचार किया है पोर्टुगीज ने, और ये सब ने किया, फ्रेंच ने आपका मोरक्को और इन सब कॉलोनीज को बहुत बुरी तरह। तो यूरोप में जितनी क्रिश्चियन, जब क्रिश्चियन डोमिनेंस हो गया, जब वो इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़े, उन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया, तो और वही अत्याचार किया है, वही इन्होंने मणिपुर में भी किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये नया काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। अगर चर्च कंट्रोल्ड है तो ये वही करेंगे जो ये करते चले आए हैं दुनिया के तमाम हिस्सों में। अब शायद धीरे धीरे जब सरकार डायरेक्ट इन तक पहुंच रही है, और इसके कई, जैसा आपने बताया, जनजातियां हैं, लोग हैं, कल्चर नहीं छूटता, तो वो धीरे धीरे ऑफ कोर्स वापस से अपने सनातन की तरफ आएंगे, तो उनका कंट्रोल हटेगा, और ये वो ड्रग कार्टेल की बजाय जो विकास की मुख्य धारा है उसमें शामिल होंगे। तो और ये सत्ता की निरंतरता अगर सनातन हिंदू वे ऑफ लीडर्स के हाथ में रहेगी, हिंदू वे ऑफ लाइफ जिनका है, तो एक विन विन सिचुएशन बनेगी, और उसमें इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन की कोई जगह नहीं होगी। इससे भी इनको तकलीफ है, और इसीलिए ये जो आखिरी अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है कर लें, ये भी एक है, एक हाँ ये कर लो पहले, उसके बाद तो बुझना है ही इस, और इनका समय आ चुका है, मुझे लगता है इनका समय आ चुका है। खैर, और तो मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेकर सर इस वीडियो को आज फिलहाल हम यहीं अंत करेंगे। आपका फाइनल कमेंट्स क्या है इस पूरे विषय पर? देखिए, पूरे विषय पे फाइनल कमेंट क्या है, मैं एक बता देता हूं कि भारत ही एकमात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अंग्रेजों से 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उस आजादी के बाद से लेके आज तक इस पूरे देश की एक मार्क्ड इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। हमारे जो नेता रहे शुरुआत से लेके, जिनको एक लंबा लंबा समय 15-15, 17-17 साल मिला, एकाधिपत्य योग था जिनकी कुंडली में, उन लोगों ने इस पे किया। और आप कच्छ से आप शुरू कीजिए, दिमाग दौड़ाइए, कच्छ से लेकर के गुजरात, राजस्थान होते हुए, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए, फिर आप उधर से लेह लद्दाख होते हुए, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, बीच में नेपाल एक बफर स्टेट आ जाता है उत्तराखंड के बाद। उधर फिर जैसे ही नेपाल खत्म होगा, पश्चिम बंगाल से शुरू होंगे, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के म्यांमार तक। बाउंड्री डिफाइन नहीं करी इन लोगों ने। इतने बदमाश नेता थे हमारे, इतने बेकार के ये लोग थे जिनका इस इतिहास में महिमा मंडन किया गया, और इसकी वजह से अरबों बिलियन डॉलर का भारत नुकसान झेल चुका है। 72 साल से किसी न किसी फ्रंट पे हर जगह भारत युद्ध में है, हर समय। इवन टुडे इंडिया इज फाइटिंग एट सम जरूरी नहीं वो बंदूक लेके लड़ रहा हो, लेकिन अगर आप कहीं पे एक बर्फीले जगह पे आप रोज करोड़ों रुपए खर्च करके आप अपनी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं क्योंकि आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री मार्क नहीं है, तो दैट इज वॉर। तो ये समस्या प्लस इसमें एक सोशल समस्या जो आने वाले टाइम पे भारत में, क्योंकि कम्युनिस्टों के हाथ में दिया गया, बौद्धिक दिमागी लोगों के अंदर में एक जो बोला जाता है कि बौद्धिकता लोगों के अंदर में घुसाओ, एजुकेशन घुसाओ, सिस्टम घुसाओ, वो कम्युनिस्टों के हाथ में गया। इसकी वजह से आप देखें तो पंजाब डिस्टर्ब, बंगाल जम्मू डिस्टर्ब, कश्मीर कश्मीर डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, भारत के हर तरफ इन्होंने उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। और डिस्टर्बेंस क्रिएट उन्होंने किस जहां लिए नहीं किया? था वहां श्रीलंका से डिस्टर्बेंस करा लिया। छोटे छोटे लोगो दे दिए, एकता में अनेकता, मतलब जिससे कि वो होता है ना बुर्खा पहनाने का,
भाषा अनेक, दिल एक, इस टाइप के स्लोगन, बट इंटरनली दे वर्क लाइक पैरासाइट्स टू ईट दिस इंडिया। और ये पूरा का पूरा जितने ये कम्युनिस्ट इकोसिस्टम जो कि नेहरू जी ने अपने महिमांडन कराने के लिए पैदा किया 1947 से लेके अभी तक, उसने ये किया है काम। ये मणिपुर भी उसी की देन है, मिजोरम नागालैंड का उसी का देन है। पश्चिम बंगाल आज हमारे भारत का नक्शे में, वहां पे एक हमको खाली एक 12 किलोमीटर का कॉरिडोर मिलता है भारत में एक दूसरे को लैंड में जोड़ने के, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल दोस इडियट लीडर्स जो हमारे देश में पैदा हुए। इस पे मुझे याद आता है, हमारी आपके साथ एक बार चर्चा हो रही थी, हम लोग भारत का मैप देख रहे थे, तो ये देखा कि भाई नॉर्थ ईस्ट के जस्ट कुछ ही किलोमीटर दूर जो है चटगांव नाम का पोर्ट, जो कि बहुत प्रोमिनेंट पोर्ट था, वो भी लेने की जहमत नहीं उठाई, न वो भी 47 लेने में की न जहमत 71 नहीं में, उठाई 71 ना में भी नहीं लिया ना। कि भाई तुम्हारा कम से कम एक नॉर्थ ईस्ट के लिए सी रूट खुल जाएगा। अपने लिए कॉम्प्लिकेशन खुद पैदा की। खैर, तो इस चर्चा को हम वहीं विराम देते हैं। ये मान के चलते हैं कि जो दिल्ली में एक नेहरू जी के समय से एक मीडिया को बिठाया गया, जो कहने को तो भारत दिल्ली में था, लेकिन उसके मन में कहीं भारत नहीं था। वो बैठा तो भारत में था, पर उसके मन में, दिल में कहीं भी भारत नहीं था। भारत को डिस्टर्ब बनाए रखना बाहरी फोर्सेस, पहले ब्रिटेन, फिर यूएस, फिर यूएसएसआर, सबने ही पूरा पूरा बेनिफिट। आज की डेट में चाइना, कांग्रेस का पूरा चाइना के साथ, राहुल गांधी का बकायदा फोटो है कि वो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। क्या है किसी को नहीं पता है, कब आएगा बाहर किसी को नहीं पता है, शायद इतना विस्फोटक है कि वो बात बाहर आएगी तो क्या ही होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भारत बेचने वाले सदैव भारत पर काफी सालों तक, 75 सालों तक इन्होंने राज किया है, और अब उनका राज खत्म हो रहा है, उन्हें दिख रहा है कि उनकी वापसी बड़ी मुश्किल है, तो इसलिए वो इस तरीके की हरकतें करके जहां उनके आखिरी किले हैं वहां पर अपना अपना कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। पर अंत होगा, निश्चित है, उनका समय अब समाप्त हो चुका है, कर लिया उन्होंने जो करना था। और इसके साथ हमारा जो नया विषय, अगला विषय होगा, मैं दर्शकों को इसी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। जो नेहरू जी पे बात हो रही थी कि नेहरू का जो नाम है, या जो बताया गया है कि हम लोग को कि कितने महान थे और क्या क्या खोल दिया, आईआईटी खोल दिया, आईएम खोल दिया, इसरो खोल दिया। अभी इसरो पे कुछ दिन पहले उनको सारा क्रेडिट मिल रहा था। तो रंजन जी के साथ, जो कि रंजन जी साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी हैं, 25 साल से साइंटिफिक फील्ड में ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, आईआईटी वगैरह में इनका बहुत अच्छा मतलब नेटवर्क है। रंजन जी और इतिहास के तो बड़े जानकार हैं ही। तो रंजन जी, अगले वीडियो में आपसे ये बात होगी कि नेहरू ने भारत बनाया, ये कितना बड़ा स्कैम है अपने आप में। ठीक है, तो इस विषय के साथ, इस बात के साथ अगले वीडियो का हम एक क्लिफ हैंगर आपको छोड़ते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ। मणिपुर की असली जानकारियां, विस्फोटक जानकारी जो रंजन जी ने हमें बताई, उनको लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।